नमस्कार, शाम के 7 बज गए। आप देख रहे हैं देश दिन भर और मैं हूं आपके साथ ऋचा अनिरुद्ध। और आज का दिन हमारे देश के लिए बेहद दर्दनाक और दुखद रहा। आज एक बार फिर हम आतंकी हमले का शिकार हुए। पाकिस्तानी सीमा के करीब पंजाब के गुरदासपुर में आतंकी हमला हुआ, जो करीब जिसके बाद जो मुठभेड़ हुई वो 11 घंटे तक चली। मुठभेड़ अब खत्म हो गई है। इस मुठभेड़ में एसपी बलजीत सिंह शहीद हो गए और 3 आतंकी समेत 14 लोग मारे गए हैं। सुरक्षा बलों ने हमले में शामिल 3 आतंकियों को मार गिराया है। हालांकि अभी भी वहां सर्च ऑपरेशन जारी है। पाकिस्तान से आए आतंकियों ने सोमवार सुबह से पंजाब के गुरदासपुर में कोहराम मचा दिया था। बीते 20 साल में इलाके में सबसे बड़ा आतंकी हमला था। सेना, पंजाब पुलिस, एनएसजी, एसएसजी के साथ ही जम्मू कश्मीर स्वात के 300 से ज्यादा जवानों ने आतंकियों के खिलाफ मोर्चा संभाला। Modus operandi, the way they have attacked, the combat dress which they were wearing, their weaponry, they had both firearms as also grenades. They come well equipped, and they were carrying 2 GPS systems. So we will probe this matter further from where exactly they have come. और पंजाब के गुरदासपुर में आज जो आतंकी हमला हुआ है उसकी शुरुआत सुबह 5 बजे हुई। एक खूनी खेल खेला गया, जिसके बाद मुठभेड़ 11 घंटे तक चली। सेना की वर्दी पहने आतंकियों ने सबसे पहले पाकिस्तान बॉर्डर से करीब 15 किलोमीटर दूर दीनानगर बस टर्मिनल के पास एक चाय स्टॉल पर फायरिंग की। इसके बाद आतंकियों ने मारुति 800 में गुजर रहे कमलजीत सिंह मथारू पर फायरिंग की। कमलजीत को गोली लगने के बाद आतंकियों ने उन्हें बाहर फेंका और कार लेकर फरार हो गए। मारुति कार पर सवार होकर आगे बढ़ रहे आतंकियों ने दीनानगर बाईपास के करीब सड़क किनारे एक दुकानदार की गोली मारकर हत्या कर दी। इसके बाद वे जम्मू के कटरा जा रही एक बस पर सवार हुए। चलती बस में उन्होंने गोलियां बरसाई, जिसमें 7 लोग जख्मी हो गए और एक की मौत हो गई। तीर्थ यात्रियों को निशाना बनाने के बाद आतंकियों ने एक हेल्थ सेंटर को निशाना बनाया। हेल्थ सेंटर में फायरिंग के बाद आतंकी ग्रेनेड फेंकते हुए दीनानगर पुलिस स्टेशन में घुस गए और AK-47 से फायरिंग शुरू कर दी। थाने पर हमला करने के बाद आतंकियों ने उस इमारत को निशाना बनाया जहां पर पुलिसकर्मियों के परिवार रहते हैं। जब मैं थाने गया, मैं थाने का गेट बंद ही, फिर मैं गेट खुलाया, पीछे सारी गल तो 2 मुलाजिम छत के उपर ही, थाने की छत के उपर ही, उन्होंने मैं जो गांह होने लगा मैंने टक्या, कहते सरदार जी रखना गोली चलन दी। और पंजाब में हुए इस आतंकी हमले के बाद राजधानी दिल्ली में चप्पे पर सुरक्षा बढ़ा दी गई है। खासकर जो बॉर्डर एरियाज हैं, राज्यों से लगते हुई सीमाओं को, वहां पर चेकिंग चल रही है और VIP गाड़ियों की बहुत सघनता से तलाशी ली जा रही है। दिल्ली की अहम जगहों, मार्केट, सरकारी इमारतों पर पुलिस के साथ साथ दूसरे सुरक्षा बल लगातार नजर बनाए हुए हैं। नॉर्थ ब्लॉक और भीड़-भाड़ वाले कनॉट प्लेस में खास एहतियात बरती जा रही है। दिल्ली जब अलर्ट पे है, उसके बाद पुलिस पूरी तरह से मुस्तैद हो चुकी है। जो तमाम लोग यहाँ से गुजर रहे हैं, सबकी बहुत ही सघन यहाँ पे तलाशी की जा रही है। जो पुलिस को संदिग्ध कुछ लोग दिख रहे हैं, पुलिस उनसे रोककर पूछताछ भी कर रही है। इसके अलावा दिल्ली से सटी सीमाओं पर भी पुलिस चौकसी बढ़ाई गई है। हरियाणा दिल्ली बॉर्डर पर भी गाड़ियों की सघन चेकिंग की जा रही है। दिल्ली के बाहरी और पूर्वी दिल्ली के थानों और पुलिस बटालियन के ऑफिस के साथ साथ जिला पुलिस मुख्यालयों में खास अलर्ट कर दिया गया है। बाहरी दिल्ली के अलीपुर अनम बिहार, समयपुर बादली नरेला और साउथ वेस्ट के जाफरपुर कलां और नजफगढ़ में चौकसी बढ़ा दी गई है। वहीं सभी मेट्रो स्टेशन पर भी सुरक्षा कड़ी की गई है। दिल्ली में हाई अलर्ट जारी कर दिया गया है गुरदासपुर में हुए हमलों के बाद। और यहाँ पर मेट्रो स्टेशन के सामने आप यहाँ पर देख सकते हैं किस तरीके से यहाँ पर जवानों की तैनाती है। CISF के जवान हैं, दिल्ली पुलिस के जवान हैं, इसके अलावा सादी वर्दी में भी जो जवान हैं वो जगह जगह पर यहाँ पर मौजूद हैं। और वैसे तो इस आतंकी हमले को देखते हुए पूरे देश में हर राज्य में सुरक्षा अलर्ट घोषित किया गया है। मुंबई की अगर बात करें, महाराष्ट्र में भी इस समय काफ़ी तैनाती बढ़ा दी गई है। मुंबई पहले ही आतंकी हमले झेल चुका है, वहां पर सुरक्षा कड़ी कर दी गई है। मुंबई और पुणे में हाई अलर्ट जारी कर दिया गया है। नागपुर जेल के बाहर सुरक्षा बढ़ा दी गई है। जेल के बाहर क्विक रिएक्शन टीम यानी QRT तैनात की गई है। जेल के आसपास स्नाइपर्स तैनात करने के आदेश भी जारी किए गए हैं। आपको बता दें कि मुंबई हमलों का दोषी याकूब मेमन इसी जेल में बंद है और इसी जेल में उसे 30 जून को फांसी दे जाने की बात भी की जा रही है। मुंबई की बात करें तो आतंकियों के निशाने पर रहे सिद्धिविनायक मंदिर के बाहर भी सुरक्षा बढ़ा दी गई है। हमारे सहयोगी दिनेश ने वहां सुरक्षा इंतजामों का जायजा लिया।
आतंकियों ने जिस तरह पूरी तैयारी से हमला किया, उसे देखते हुए हर राज्य में सुरक्षा व्यवस्था सख्त कर दी गई है। मुंबई हमले से जूझ चुके महाराष्ट्र में खास तौर से सुरक्षा कड़ी कर दी गई है। मुंबई और पुणे में हाई अलर्ट जारी कर दिया गया है। वहीं नागपुर जेल के बाहर सुरक्षा बढ़ा दी गई है। जेल के बाहर क्विक रिएक्शन टीम यानी QRT तैनात कर दी गई है। यही नहीं, जेल के आसपास स्नाइपर तैनात करने के आदेश जारी कर दिए गए हैं। बता दें कि मुंबई हमलों का दोषी याकूब मेमन इसी जेल में बंद है और इसी जेल में उसे 30 जून को फांसी दिए जाने की बात कही जा रही है। वहीं मुंबई के सिद्धिविनायक मंदिर के बाहर भी सुरक्षा कड़ी कर दी गई है। हमारे साथी दिनेश ने वहां की स्थिति का जायजा लिया। इस वक्त हमें मुंबई के सिद्धिविनायक मंदिर के बाहर, जहां पर बड़े पैमाने पर पुलिस कर्मियों को तैनात कर दिया गया है। आपको बता दूं कि मुंबई हमेशा से ही आतंकियों की लिस्ट में रहता है और अब जबकि पंजाब में इतना बड़ा आतंकी हमला हुआ, उसके बाद पुलिस जवान जो है मुंबई के सभी संवेदनशील इलाकों में तैनात कर दिए गए हैं। आप दृश्यों में देख सकते हैं किस तरह से मुंबई पुलिस के जवान अत्याधुनिक हथियारों से लैस और हर गतिविधि पर नजर बनाए हुए हैं। सिद्धिविनायक मंदिर की हम बात करें तो ये भी आतंकियों की लिस्ट में, और यहाँ पर किसी तरह की कोई अप्रिय घटना ना हो, इसके मद्देनजर यहाँ पर जवान तैनात किए गए हैं। मुंबई के लगभग सभी संवेदनशील इलाकों में इसी तरह से बड़े पैमाने पर पुलिसकर्मी जो है तैनात किए गए हैं। आपको बता दूं कि हाल के वर्षों में मुंबई में कई आतंकी घटनाएं हो चुकी है और अब जिस तरह का पंजाब में इतना बड़ा आतंकी हमला हुआ, उसके बाद मुंबई पुलिस ने एहतियात बरतते हुए तमाम तरह के सुरक्षा के कदम उठाए हैं। और पंजाब में हुए इस आतंकी हमले के बाद दिल्ली से सटे उत्तर प्रदेश में भी सभी अहम स्थानों पर एहतियातन सुरक्षा व्यवस्था बढ़ा दी गई है। पंजाब में हुए आतंकी हमले के बाद यूपी में सुरक्षा एजेंसियों ने अलर्ट जारी कर दिया है। इसके साथ ही राज्य की सीमाओं और संवेदनशील इलाकों में सुरक्षा चाक चौबंद कर दी गई है। अयोध्या के संवेदनशील होने के चलते वहां सुरक्षा बढ़ा दी गई है और मथुरा भी अलर्ट पर है। यहाँ जिलाधिकारी ने अलर्ट का आदेश जारी करते हुए सुरक्षा एजेंसियों को प्रमुख स्थानों पर सुरक्षा बढ़ाने के निर्देश जारी किए। यहाँ काफी धार्मिक स्थान है, लिहाजा पुलिस प्रशासन सख्ती बरत रहा है। कृष्ण जन्म स्थान मंदिर और मथुरा रिफाइनरी पर विशेष चौकसी रखी जा रही है। वहीं रेलवे स्टेशन, बस स्टैंड समेत सभी प्रमुख सार्वजनिक स्थानों पर लगातार चेकिंग हो रही है। इसके अलावा वाराणसी में भी पुलिस बल बढ़ा दिया गया है। सावन आने वाला है और ऐसे में ये पूरा इलाका काफी संवेदनशील हो जाता है। सुरक्षा के तगड़े इंतजाम किए जाते हैं, रास्तों में बैरिकेडिंग की जाती है। लेकिन आज जो गुरदासपुर में, पंजाब के गुरदासपुर में टेररिस्ट अटैक हुआ है, उसके बाद यहाँ पे सिक्योरिटी हाई अलर्ट किया गया है, सिक्योरिटी अलर्ट किया गया है। सुरक्षा के इंतजामों को और ज़्यादा पुख्ता करने के निर्देश दिए गए हैं जिला प्रशासन द्वारा। और इसके बाद यहाँ पे जो पूरा इलाका है काशी विश्वनाथ मंदिर का, यहाँ पे जो सुरक्षा के इंतजाम हैं उन्हें और पुख्ता करने की पूरी कवायद शुरू कर दी है प्रशासन ने। रास्तों में बैरिकेडिंग करने के लिए यहाँ पर लकड़ियाँ लाई गई हैं और इनके द्वारा रास्तों की बैरिकेडिंग की जाएगी। जो यहाँ पर पुलिस लगाई जाती थी उसकी भी संख्या बढ़ाई जाने की बात कही जा रही है। और अब बात करें राजनीति की और बात करें कुछ शर्म की। एक तरफ हमारे सुरक्षा बल आतंकी हमले में आतंकियों से लोहा लेने में लगे थे अपनी जान की बाजी लगाकर, दूसरी तरफ इसी हमले पर राजनीतिक संसद में रोटियां सेकने में लगे हुए थे। विपक्ष ने आज जमकर हंगामा किया और सरकार से जवाब देने की मांग भी की। पंजाब के गुरदासपुर में आतंकी हमले का मसला संसद में भी गूंजा। विपक्ष ने आतंकी हमले पर सरकार से जवाब देने की मांग की। सदन में इस पर बहस कराने की मांग की गई। लोकसभा में कांग्रेस के नेता मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा कि सीएमओ की सुरक्षा करना सरकार की जिम्मेदारी है और केंद्र सरकार अपनी जिम्मेदारी से बच रही है, लिहाजा कांग्रेस इसकी निंदा करती है। उधर संसदीय कार्य मंत्री वेंकैया नायडू ने कहा कि आतंकी हमले पर सियासत नहीं होनी चाहिए और एक बार जब हालात संभल जाएंगे तो सरकार इस पर जवाब देगी। Concerning the national security, I would like the speaker to please allow the home ministers afterwards. We will be taking the house into confidence and making a statement on the Gurdaspur encounter. Encounter is on. Once it is over, we will make a statement. वहीं दिल्ली में यूथ कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने गुरदासपुर हमले को लेकर प्रदर्शन किया। यूथ कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने इस दौरान जमकर नारेबाजी भी की। कांग्रेस नेता आनंद शर्मा ने कहा कि हाल के दिनों में आतंकी हमले बढ़े हैं और पीएम मोदी बताया कि उफा में उन्होंने नवाज शरीफ से क्या बात की थी। और विपक्ष के हंगामे के बाद और सवालों के जवाबों की मांग के बाद गृह मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा कि वो कल लोकसभा में इस पूरी घटना पर जवाब देंगे। केंद्रीय गृह मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा कि हमले पर उन्होंने सभी संबंधित अधिकारियों से बात की है और कल लोकसभा में अपना जवाब देंगे। उन्होंने ये भी कहा कि ऐसी कोशिश करने वालों को मुंह तोड़ जवाब दिया जाएगा। ये सब काम मैं बताऊं
कि इस प्रकार का विश्लेषण उचित नहीं है। बहुत बहादुरी के साथ हमारे वहाँ पर जवान पूरे काम को अंजाम दे रहे हैं और उन्हें कामयाबी हासिल हो रही है और पूरी तरह से कामयाबी हासिल होगी। इतना मैं ज़रूर कहना चाहूँगा कि चाहे कोई भी हो, भारत की ओर यदि आंख उठाकर देखने की कोशिश करेगा तो भारत के सेना के जवानों में, यहाँ के पैरामिलिट्री फोर्सेस में, पुलिस के जवानों में वह कुवत है कि उसका मुंहतोड़ जवाब देंगे। इससे पहले नीमच में आज सीआरपीएफ की स्थापना दिवस परेड को संबोधित करते हुए केंद्रीय गृह मंत्री राजनाथ सिंह ने पंजाब में हुई आतंकी घटना को दुर्भाग्यपूर्ण बताया। राजनाथ सिंह ने इस दौरान पाकिस्तान को भी निशाने पर लिया। उन्होंने कहा कि हमारे बार बार दोस्ती का हाथ बढ़ाने के बावजूद आतंकवादी घटनाएं रुकने का नाम नहीं ले रही और हम राष्ट्रीय स्वाभिमान की कीमत पर दोस्ती नहीं करेंगे। बता दें कि पाकिस्तान ने हमले में हाथ नहीं होने की बात कही है। साथ ही ये भी कहा है कि उसे किसी हमलावर के पाकिस्तानी होने की जानकारी नहीं है। और आज हुए आतंकी हमले के बाद बीसीसीआई सेक्रेटरी अनुराग ठाकुर ने कहा कि अगर ऐसे हमले होते रहे तो भारत और पाकिस्तान की क्रिकेट टीम्स ऐसे हालात में एक दूसरे के साथ मैच नहीं खेल सकती। पहले बीसीसीआई और पीसीबी भारत सरकार और पाकिस्तान सरकार को कई मुद्दों को वहां पर स्पष्टता लानी होगी, बातचीत करनी होगी। उन विषयों पर मुझे लगता है कहीं ना कहीं शुरुआत होनी चाहिए। उससे पहले हम क्रिकेट फील्ड पर नहीं जा सकते जब तक ये आतंकवादी हमले होते रहें। चलते रुक करते हैं दूसरी खबरों का। बात करते हैं बिहार की राजनीति की। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने जनता के सामने अपनी सरकार के 10 साल के काम का रिपोर्ट कार्ड जारी किया है और मुख्यमंत्री नीतीश ने कहा है कि उन्होंने लोगों के विकास पर ध्यान देते हुए बिहार में कानून का राज कायम किया है। नीतीश ने कहा कि राज्य की पहली जवाबदेही शांति व्यवस्था बहाल करना होती है और हमने अपने शासन के दौरान इसे पूरा किया है। उन्होंने कहा कि बिहार में हर क्षेत्र में विकास हुआ है जिसकी दुनिया भर में सराहना की गई। हालांकि कुछ लोगों को बिहार में विकास दिखाई नहीं दे रहा है और वे इस संबंध में गलत तरीके से भ्रम फैलाने की कोशिश में जुटे हैं। नीतीश ने कहा कि आज बिहार की छवि पूरे देश में सुधरी है जिसका फायदा राज्य को मिला है। बाहर में बिहार के बारे में छवि भी बदली। बाहर के लोग बिहार आने से डरते थे, अब बाहर के लोग बिहार आने के लिए उत्सुक रहते हैं। नीतीश कुमार के रिपोर्ट कार्ड पर बिहार के पूर्व सीएम जीतन राम मांझी ने कहा कि रिपोर्ट कार्ड गलत है। मांझी ने कहा कि नीतीश ने सरकार बीजेपी के साथ चलाई थी तो वो उनका रिपोर्ट कार्ड कैसे हो सकता है। नीतीश कुमार जी का रिपोर्ट कार्ड दम्भ से भरा हुआ और व्यक्तिगत महत्वाकांक्षा को दिखलाया है, जिससे समाज को कोई फायदा नहीं है। ये तो बात हो गई नीतीश कुमार की। उधर लालू यादव की पार्टी राष्ट्रीय जनता दल ने जातीय जनगणना को जारी करने की मांग को लेकर आज सोमवार को बिहार बंद का ऐलान किया था, जिसका असर राज्य के कुछ हिस्सों में देखा भी गया। कई जगहों पर सड़कें और रेल मार्ग बाधित किए गए। और अब बात करते हैं याकूब मेमन की। तो मुंबई हमले के दोषी सिद्ध हुए याकूब मेमन खुद को बचाने की पुरजोर कोशिश में लगा हुआ है। आज याकूब की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई। याकूब ने गवर्नर की दया याचिका का फैसला आने तक फांसी पर रोक लगाने की मांग की है। याकूब मेमन के डेथ वारंट से संबंधित याचिका पर सुप्रीम कोर्ट में मंगलवार को भी सुनवाई जारी रहेगी। कोर्ट में सोमवार को याकूब की फांसी पर रोक नहीं लगाई गई। इस मामले में कल सुबह 10:30 बजे सुनवाई शुरू हो जाएगी। पहली सुनवाई याकूब की याचिका पर है, जिसमें कहा गया है कि उसे फांसी नहीं दी जा सकती क्योंकि टाडा कोर्ट का डेथ वारंट गैर कानूनी है। याकूब का कहना है कि 9 अप्रैल को पुनर्विचार याचिका खारिज होने के बाद डेथ वारंट जारी किया गया, जबकि क्यूरेटिव पिटीशन सुप्रीम कोर्ट में लंबित थी। वहीं याकूब की फांसी पर राजनीति जारी है। लेकिन जो आज जो गंभीर जिस तरह से मुद्दे याकूब मेमन की तरफ से उठाए गए, उनके अधिवक्ता के जरिए से, उनके सीनियर एडवोकेट के जरिए से, और इसी तरह से अटॉर्नी जनरल ने अपने मुद्दे उठाए रखे गए। अभी बहस जो पर आपने करीब डेढ़ घंटे के लगभग उसमें आर्गूमेंट्स हुए। ये जो मर्थी पिटीशन वाली बात करते हैं उसको तुरंत खत्म करके मुंबई को न्याय मिलना चाहिए, याकूब को तुरंत फांसी देनी चाहिए। ये है कि मैं उस केस के मेरिट पर नहीं जाता, वो दोषी हैं कि नहीं है इस पर मैं नहीं जाता। लेकिन एक चीज़ जरूर है कि न्याय होना चाहिए और न्याय दिखना भी चाहिए, और इस तरह का मैसेज नहीं जाना चाहिए समाज में कि किसी तबके के साथ न्याय
होता नहीं दिख रहा है। ऐसी बात नहीं चाहिए। चलिए रुकेंगे यहाँ एक छोटे से ब्रेक के लिए, लेकिन ब्रेक पर जाते जाते आपको आज अपने 8 बजे का प्राइम टाइम का सवाल बता दें। सवाल आज हमारा ये है कि क्या आतंकी हमले के विरोध में सियासी दल एकजुटता दिखाने में नाकाम रहे? अगर आपको लगता है हाँ, तो टाइप करें IBN7 और नहीं के लिए टाइप करें IBN7 और अपनी राय हमें 51818 पर SMS करें। आपकी राय हम आपको रात 8:30 बजे दिखाएंगे सुमित अवस्थी के साथ। आप देख रहे हैं देश दिन भर खबर उत्तराखंड से, जहां टिहरी के पिलखी गांव में बादल फटने से भारी तबाही हुई है। गांव के कई घरों में मलबा घुस गया है, खेती की जमीन बर्बाद हो गई है, गांव के आसपास की सड़कें बह गई हैं। वहीं पास ही के एक और गांव तीनगढ़ में भूस्खलन होने से लोग दहशत में हैं। गांव में रहने वाले 70 परिवार घर छोड़ सुरक्षित स्थानों पर चले गए हैं। और मौसम विभाग ने अगले 48 घंटों में भारी बारिश की चेतावनी दी है। और जम्मू के पूंछ के मेढर क्षेत्र में 15 दिन बाद एक बार फिर बादल फटने से पास के आर्मी कैंप में पानी घुस गया है। वहीं की तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, कैंप को भारी नुकसान हुआ है। आपको बता दें कि 15 दिन पहले भी यहीं पर बादल फटा था, जिससे पूरा कैंप तबाह हो गया था। अब बात उत्तर प्रदेश की करें तो कई राज्यों में लगातार हो रही बारिश अब मुसीबत का सबब बनती जा रही है। कुछ यही सूरत हाल वाराणसी का है, जहां गंगा का जलस्तर लगातार बढ़ता जा रहा है। वाराणसी के मशहूर 84 घाट पानी में डूब गए। वाराणसी में 7 सेंटीमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से बढ़ रहा पानी चिंता का विषय बन गया है। 24 घंटे में घाटों की सीढ़ियां और मढ़ियां प्रवाह का हिस्सा बन गई और गंगा का पानी फर्श के ऊपर बहने लगा है। केंद्रीय जल आयोग के अभियंताओं के मुताबिक एमपी में हुई भारी बारिश के चलते गंगा की सहायक नदियों में बाढ़ का पानी बढ़ गया है, जिसकी वजह से गंगा के पानी में उफान आ गया है। अभी तो वाटर लगभग 5 मीटर बढ़ चुका है और अभी जो है कांस्टेंट है 12 बजे का जो है 63.28 है। अभी बरसात पर डिपेंड करता है कि बारिश कितना हो रहा है और उसके ऊपर पानी का लेवल बढ़ेगा। चलिए इसी के साथ देश दिन भर में अभी